हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरत दुबे आज आप लोगों के साथ में जो 10,000 बुक बेस्ड एमसीक्यूज हैं, इन 10,000 बुक बेस्ड एमसीक्यूज के ऊपर निर्धारित जो ये पुस्तक है जिस पर हम लोग चर्चा लगातार कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि विपिन चंद्रा जी के द्वारा लिखी गई है, इसमें पहले अध्याय से संबंधित जो प्रश्न हमारे साथ बन सकते हैं उन पर हम लोग लगातार क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करते हुए आगे चल रहे हैं। तो इन सब के बारे में आप अच्छी तरीके से परिचित हैं कि ये सिलेबस है। जिनका आज पहला दिन है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें हम जो लेसन 1 है, इस लेसन 1 को कवर कर रहे हैं। इसी तरीके से 2, 3, 4, 5 को कवर करेंगे। देन अगेन इसके बाद आवा जो दूसरा इंडेक्स है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये हमारे अंतिम अध्याय होंगे जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे इस किताब में। तो इस पूरी किताब में इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पैटर्न कर रहे हैं। जो बच्चे पहली बार जुड़े उनको मैंने छोटे से समय लेकर के छोटे से शब्दों में बता दिया। आज जैसा कि हमने बताया कि लेसन फर्स्ट हम लोग का पहले से चल रहा है और लेसन फर्स्ट में बहुत सारी चीजें हम लोगों को कवर करनी है। जैसे कि 18वीं सदी भारत में राज्य और उसके समाज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम मुगल साम्राज्य के पतन के ऊपर प्रश्नोत्तरी कर चुके हैं, जिसमें तमाम सारे जो राज्य का उदय हुआ था उनसे संबंधित जो प्रश्न थे वो हमने सॉल्व किए थे और आपको बताए थे। इसके अलावा हम दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों का जो उदय हुआ था उसमें राजपूताना राज्य से लेकर के जाट, बंगश, पठान और रोहेलों के ऊपर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं और इन पर प्रश्नोत्तरी कर चुके हैं। सिख और पंजाब के ऊपर भी कुछ प्रश्नोत्तरी हुई थी लास्ट सेशन में और यहीं से आज हम शुरुआत करेंगे। तो आज के सेशन में सिख पंजाब के कुछ एरिया से, साथ ही साथ मराठा शक्ति के उत्थान और पतन से संबंधित जो ये पॉइंट्स हैं यहां से प्रश्नोत्तरी आपके पास होगी। तो ये बताने का पर्पस क्या है कि जब आप प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे तो उनकी डिटेलिंग किताब में जाकर के इन्हीं हेडिंग्स के अंतर्गत जब आप पढ़ोगे तो आपको एक अच्छा अनुभव प्राप्त होगा कि कैसे प्रश्न बनाए गए और उसके सटीक उत्तर हमको कैसे किताब से पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं आप सभी लोगों को यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि बुक रीडिंग कैसे की जाए और उनसे क्वेश्चन जो है वो कैसे निकाले जाएं, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छी तरीके से हल कर सकें अपने प्रश्नों को। तो ये उसके आगे के चैप्टर्स होंगे जो हम कल के या अगले सेशन में कवर करेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, फिर ये भी आगे कवर किए जाएंगे। तो चलिए एमसीक्यू का सेशन शुरू करते हैं और पहला प्रश्न हम आपके पटल पर ला करके रखते हैं। धैर्यपूर्वक पढ़िएगा, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे और आप भी उसके एक्सप्लेनेशन को समझने का प्रयास कीजिएगा। जिन बच्चों को इसका उत्तर आता है, जिन स्टूडेंट्स को इनका आंसर आता है, वो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा या चैट में कमेंट करके आप जरूर उसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पंजाब के किस धर्मपरायण सिख के बारे में उसकी धर्मनिरपेक्षवादी सिद्धांत के चलते कहा जाता है कि अपने सिंहासन से उतारकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी लंबी दाढ़ी से झाड़ता था। तो यहां पर ये एक स्टेटमेंट लिखा गया है ये किसके बारे में है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दिलीप सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन यहां पे किया गया है कि ये किसके कथन के बारे में कहा गया कि जो सिख राजा थे और सिख धर्म को बहुत अच्छी तरीके से मानते थे, सिख धर्म के धर्मपरायण थे। धर्मपरायण होने का मतलब सिख धर्म को बहुत अच्छी तरीके से मानते थे। उसके अलावा भी वो धर्मनिरपेक्षवादी सिद्धांतों का पालन करते थे। अर्थात ये नहीं है कि वो सिख धर्म के हैं तो सभी के ऊपर सिख धर्म को थोपें, बल्कि इनका यह प्रयास होता था कि दूसरे धर्मों के साथ समान व्यवहार करते थे, चाहे वो राजनीति हो और चाहे इनका खुद का सामाजिक जीवन हो। तो उसका एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि जब वो सिंहासन पर भी बैठते थे तो ये एक उदाहरण दिया गया है कि अगर उनके पास में कोई मुसलमान फकीर भी आ जाता था, जबकि आपको कई बार जो है मुगलों और सिखों के खिलाफ युद्ध देखते हुए मिलते हैं, बावजूद उसके भी स्टेटमेंट यहाँ पर सुनने को मिल जाता है कि वो सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैर जो हैं वो अपनी दाढ़ी के बाल से साफ करते थे, यानी उनके पैरों को साफ करा जाता था। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि किस हद तक धर्मपरायण रहे होंगे। अपने धर्म के लिए तो है ही है, लेकिन दूसरे धर्मों को भी किस तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये राजा कौन है? 4 ऑप्शंस दिए हैं। महाराजा रणजीत सिंह, तो इसका करेक्ट आंसर यही है, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में ये स्टेटमेंट दिया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके मंत्री थे जिनका नाम था फकीर अजीजुद्दीन। फकीर अजीजुद्दीन। ठीक है, तो ये भी एक उदाहरण यहां से आपको पता चलता है कि इनके मंत्रिमंडल में जो प्रमुख मंत्री था उसमें से एक मंत्री फकीर अजीजुद्दीन भी था, जो कि मुस्लिम था। इस तरीके से कई सारे उच्च पदों पर हिंदुओं को भी उन्होंने शामिल किया था। तो ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि धर्म निरपेक्ष इनका सिद्धांत था, धर्म निरपेक्षतावादी सिद्धांतों पर चलते थे। इसके अलावा महाराजा दिलीप सिंह की बात करते हैं तो महाराजा दिलीप सिंह जो है वो महाराजा रणजीत सिंह के ही आगे बेटे हैं और उसके बाद यही आगे शासन
संभालेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों का मिलान करें। जो महाराजा रणजीत सिंह, जिनके बारे में भी थोड़ी देर पहले चर्चा करी हमने, उनके बारे में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपको इसके बारे में मिलान करना है और कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें पहचानना है। देखिए, पहला लिखा हुआ है अमृतसर की संधि। फर्स्ट में लिखा है अमृतसर की संधि। और अमृतसर की संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि जो है ये 1802 में आपको देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी? माफ कीजिएगा, 1809 में आपको ये संधि जो है कब देखने को मिलेगी? 1809 में देखने को मिलेगी। ठीक, तो इसका मतलब ए का तो हो गया 2, ए का क्या हो गया? 2 हो गया। अब ए का 2 जब हो गया तो या तो ये ऑप्शन बी में है या ये ऑप्शन सी में है। तो एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से ए और बी यहां पर सही आंसर नहीं होंगे। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इस तरह के प्रयास आप करिएगा। ठीक है, इस तरीके के प्रयास आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। तो 25 अप्रैल 1809 को 25 अप्रैल 1809 को ये अमृतसर की संधि हुई है। उस समय लॉर्ड मिंटो जो हैं वो गवर्नर जनरल हैं इंडिया के। अगर हम देखते हैं तो लॉर्ड मिंटो जो है वो गवर्नर जनरल हैं। इनके साथ महाराजा रणजीत सिंह की संधि हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि सतलज नदी के पूर्वी हिस्से पर आपको अपने राज्य का प्रसार नहीं करना है। जिसका परिणाम यह हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह ने सतलज नदी के उत्तर, पश्चिम और पश्चिमोत्तर जो राज्य हैं उन पर लगातार उन्होंने विजय प्राप्त करना शुरू करी। और इसी क्रम में 1818 में उन्होंने मुल्तान को जीत लिया और 1818 में मुल्तान को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। तो ये भी इसी संधि का परिणाम है, इसी अमृतसर की संधि का परिणाम है। 1819 में उन्होंने, अगले ही साल 1819 में उन्होंने कश्मीर को भी जीत लिया, कश्मीर को भी जीत लिया। ठीक है, ये सब परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। अब बारी आती है कि लाहौर पर उन्होंने कब विजय करी है। अब बारी आती है लाहौर पर उन्होंने कब विजय करी। तो लाहौर पर देखिए, बी और सी में से ही कोई आंसर सही होगा। तो या तो बी का आंसर 3 होगा या 1 होगा। लाहौर पर जब अधिकार की बारी आ रही है तो लाहौर पर उन्होंने अधिकार 1799 में किया है। यानी कि बी का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ये जो पॉइंट नंबर 1 जो है ये बी का सही आंसर हो गया। तो सी वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हो इसमें A2 है और B1 है। तो यहां देख सकते हैं आप A2 और B1 मिला है। इसका मतलब यह हुआ कि आगे के प्रश्न आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, यहीं से ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके अकॉर्डिंग पेशावर की जो विजय हुई है वो 1834 में हुई है और अमृतसर पर कब्जा हुआ है ये 1802 में हुआ है। ये महाराजा रणजीत सिंह के कुछ विजयों के बारे में मिलान करने थे जो आपको मैंने वो बताए। आप इसको ठीक तरीके से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराजा रणजीत सिंह के विषय के ऊपर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई और ताराबाई। संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या फिर ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1707 में हुई। औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 में हुई। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय वो जो साम्राज्य है वो किसके द्वारा संभाला गया है? उस समय मराठा साम्राज्य जो है वो किसके द्वारा संभाला गया? अगर उसकी हम बात करते हैं तो हमको पता चलता है जो शिवाजी के जो बड़े बेटे थे उनका नाम था संभाजी। ध्यान से सुनिएगा, शिवाजी के जो बड़े बेटे थे उनका नाम था संभाजी और संभाजी का पुत्र जो था वो शाहू जी था और शाहू जी को ही औरंगजेब ने कैद कर लिया था। और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद शाहू जी छूटे और जब शाहू जी वहां से छूटे यानी कि मुगलों के हाथ से जब छूटे तो वापस जो है उनकी लड़ाई हुई या यूं कह सकते हैं कि गृह युद्ध हुए एक तरीके से ताराबाई के साथ। ताराबाई जो है इनकी चाची हुआ करती थी। तो ये जो ताराबाई हैं, यहां पर जो नाम आ रहा है ताराबाई, ये ताराबाई राजाराम की पत्नी है। ठीक है, ताराबाई कौन है? ये राजाराम की पत्नी है और राजाराम जो है वो शिवाजी के छोटे बेटे हैं। ये कौन है? शिवाजी के छोटे बेटे। ध्यान रखना इस चीज को जो मैंने आपको बताया। शिवाजी के छोटे बेटे कौन है? राजाराम, जिनकी पत्नी जो है वो कौन है? ताराबाई। और ये जो ताराबाई हैं इन्होंने ही आगे चल करके औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मराठों का नेतृत्व किया था मुगलों के खिलाफ। ठीक है, तो संभाजी के बारे में आपको पता चल गया। संभाजी कौन है? शिवाजी के बड़े बेटे। ध्यान रखेंगे, संभाजी कौन है? शिवाजी के बड़े बेटे। और शिवाजी के छोटे बेटे कौन है? राजाराम है।
जीजाबाई के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये शिवाजी की कौन है? माता जी, शिवाजी की माता है ये, इनके बारे में आपको मालूम ही होगा, वीर शिवाजी की माता है जीजाबाई। और ताराबाई के बारे में मैंने आपको बताया अभी, तो ये ताराबाई का नाम आपको याद रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया? किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा जो है वो प्रमुख हो गया? नाचीज होने का मतलब क्या है? केवल नाम मात्र का रह जाना, कोई भी पद ऐसा जिसकी केवल पद की इंपॉर्टेंस रह जाए, मतलब पद की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाए, केवल पद रह जाए। केवल एक तरीके से देखा जाए तो ये जो मराठा राजा जो है वो नाम मात्र के राजा रह गए। नाम मात्र के राजा होने का मतलब ये हो गया कि जो वास्तविक सत्ता की जो शक्ति है वो किसके पास चली गई? वो शक्ति जो है वो पेशवा के पास चली गई, और ये केवल महलों के राजा रह गए, महल में रह गए, बस केवल महलों के राजा। तो ये काम किसके समय में हुआ है अगर वो पूछा जा रहा है, तो एक ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, दूसरा है बाजीराव फर्स्ट, तीसरा है बाजीराव द्वितीय, बालाजी बाजीराव, और चौथा है माधवराव प्रथम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में किसका नाम लिखा है? बालाजी बाजीराव का। और बालाजी बाजीराव, आप लोगों ने नाना साहेब का नाम सुना होगा, नाना साहेब। ये नाना साहेब जो हैं यही बालाजी बाजीराव के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव के पिता कौन है? ये बाजीराव हैं। तो बालाजी बाजीराव जो हैं वो बाजीराव के बेटे हैं, ध्यान रखिएगा। ये बालाजी बाजीराव जो हैं वो किसके बेटे हैं? बाजीराव के बेटे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। ये बाजीराव के बेटे कौन है? नाना साहेब यानी कि बालाजी बाजीराव। और इन्हीं के समय में वास्तविक पेशवा जो है वो शक्तिशाली हुआ। और अगर ऐसे देखा जाए कि पेशवा थे कौन, तो आप ऐसे समझिए जैसे हर राजा का अपना एक वजीर होता है, एक मंत्री होता है, उसी तरीके से मराठा राजा का जो मंत्री होता था या वजीर होता था उसे पेशवा कहा जाता था। लेकिन बालाजी बाजीराव के समय में पेशवा ही प्रमुख हो गया, राजा नाम मात्र का रह गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। यहां पे बालाजी विश्वनाथ की बारी आ रही, तो बालाजी विश्वनाथ जो है 1713 से लेकर के 1720 तक, 1713 से लेकर के 1720 तक इन्होंने शासन किया था पेशवा के रूप में। इनकी पेशवाई जो है वो 1713 से लेकर के 1720 तक रही। और 1720 से लेकर के आगे का जो शासन है वो आपका किसका हो जाता है? बाजीराव का। ये 1720 से, तो 1720 से लेकर के 1740 तक का जो शासन है वो बाजीराव प्रथम का है, बाजीराव प्रथम का 1740 तक का। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ये भी यहां पर क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो इसमें से जो दो तीन राजा थे वो मैंने आपको समझाए, कौन कौन है? एक बालाजी विश्वनाथ है, दूसरे बाजीराव प्रथम, इसके बाद बालाजी बाजीराव, और फिर लास्ट में जो है वो माधवराव का नाम आता है। ठीक है, लास्ट में किसका नाम आता है? माधवराव का नाम आता है। तो ये सारे के सारे जो राजा हैं ये वन बाय वन एक दूसरे के बाद में पेशवाई के रूप में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जिसमें से वास्तविक पेशवा की शक्ति जो है वो शुरू हो रही है बालाजी बाजीराव के समय में। और बालाजी बाजीराव जब शासक बने तो उन्होंने बहुत सारे उत्तरी भारत के जो जैसे राजपूताना राज्य है, जाट हैं, पंजाब के राज्य हैं, उन सारे राजाओं को बहुत तेजी से हराना शुरू किया और मराठा शक्ति का वहां तक प्रसार करना शुरू किया। और दक्षिण भारत में हैदराबाद और मैसूर तक भी जो है इन्होंने अपनी शक्ति का प्रसार करना शुरू हुआ। लेकिन यही आगे चल करके कुछ दुष्परिणाम भी इसके सामने आए हैं। वो दुष्परिणाम किस प्रकार से सामने आए हैं, चलिए जरा उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन रोहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? अब जब बात यहां पर अहमद शाह अब्दाली की आ रही है तो आपको ध्यान रखना है कि ये अफगान है, और आपको मालूम होना चाहिए कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, पानीपत का जो थर्ड वॉर है, तृतीय युद्ध जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होगा। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का ये तृतीय युद्ध होगा। अब ये पूछा जा रहा है कि अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन है? गुलाम कादरी रोहेला, नजीबुद्दौला, अली मोहम्मद खां या हफीज रहमत खां? यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और तृतीय युद्ध होने के बाद जब यहां से वापस लौटा, कई जगहों पर इन्होंने तृतीय युद्ध करने के बाद अफगानों ने कई जगहों पर लूटपाट करी, जैसे दिल्ली में, मथुरा में, इन सब जगहों पर बहुत सारी लूटपाट भी करी, बरेली इत्यादि में। उसके बाद जो साम्राज्य हैं वो यहाँ के कुछ लोगों को दे करके ये वापस चले गए। इन्हीं में से एक नाम जो है वो नजीब का आता है, नजीबुद्दौला या नजीब खां के तौर पर इसको भी जाना जाता है, नजीब खां या फिर
नजीबुद्दौला, और ये नजीबुद्दौला को मीर बख्श बनाया था इसने। मीर बख्श का मतलब हो गया एक तरीके से इन्होंने यहां पर अपना एजेंट बनाया था, एजेंट, यानी कि अहमद शाह अब्दाली के एजेंट के तौर पर यहां पर इनका शासन यहां पर रहेगा नजीबुद्दौला का, क्योंकि इनके बहुत ही बड़े विश्वास पात्र हुआ करते थे। तो ये एक नाम है जो आपको यहां पर ध्यान रखना है, जो अहमद शाह अब्दाली के विश्वास पात्र के रूप में किसका नाम पूछा जाएगा, नजीबुद्दौला का। तो ये पानीपत के तृतीय युद्ध में इनका नाम आएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 14 जनवरी 1761, ये वो डेट है जिसमें निर्णायक रूप से अगर देखा जाए तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जबरदस्त तरीके का युद्ध हुआ। मराठा और अफगानों के इस युद्ध में मराठा बुरी तरीके से पराजित हुए, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो कथन है नीचे उनको जरा पढ़िए और बताइए कि कौन से गलत हैं। तो क्या चीज यहां पर लिखी गई कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा है, उस पानीपत के तृतीय युद्ध के समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो कथन दिए गए हैं इसको पढ़िए और पढ़ करके जरा बताइए कि क्या सही है। पहला इसमें है, इस समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। बिल्कुल सही बात है, पेशवा जो थे वो कौन थे, बालाजी बाजीराव थे। लेकिन क्या ये युद्ध लड़ने गए थे, ये युद्ध लड़ने नहीं गए थे। तो कौन युद्ध लड़ने गया था, इन्होंने अपने बेटे विश्वास राव को, या कह सकते हैं कि विश्वास राव के नेतृत्व में सेना गठित करी थी, और इस सेना का संचालन जो है वो कौन कर रहा था, वो सेना का संचालन सदाशिव कर रहा था। सदाशिव, इस सेना का संचालन जो है वो सदाशिव राव भाऊ कर रहे थे, भाऊ, ठीक है, सदाशिव राव भाऊ कर रहे थे। ठीक, तो अब आपको यहां पर यह समझना है कि अगला स्टेटमेंट क्या लिखा है। अगला स्टेटमेंट लिखा है, मराठा शक्ति का वास्तविक नेतृत्व पेशवा के बेटे विश्वास राव ने किया। अभी देखिए, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको यहां पर गलती समझ में आएगी, और आयोग के द्वारा इसी तरीके के प्रश्नों को रखा जाता है कि आप सावधानी पूर्वक पढ़ करके उसका उत्तर दें। तो मराठा शक्ति का वास्तविक नेतृत्व जो है वो विश्वास राव ने नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अडल्ट थे ही नहीं, ये तो नाबालिग थे, परंतु इनके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, ये बात सत्य है। लेकिन इसका वास्तविक नेतृत्व, जब यहां पर पूछा गया वास्तविक नेतृत्व, केवल नेतृत्व लिखा होता तो बात सही हो जाती, वो वास्तविक नेतृत्व जो था वो सदाशिवराव भाऊ कर रहा था। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, जैसे कि अकबर जो है वो हेमू से लड़ने नहीं गया है, अकबर तो लड़ा है हेमू से, लेकिन आपको मालूम है कि उसका सेनापति हेमू से लड़ाई करने गया है। उसी तरीके से यहां पर भी है कि मराठा शक्ति का वास्तविक नेतृत्व पेशवा के बेटे विश्वास राव ने किया। अगर यहां पर वास्तविक शब्द को हटा दिया जाए तो यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा, परंतु क्योंकि वास्तविक शब्द लगा है इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। और हमसे क्या पूछा गया था कि गलत कौन सा है, तो यही वाला गलत है। जाहिर सी बात है कि आगे के दो प्रश्न जो होंगे वो सही लिखे होंगे। मराठों की जो पैदल और तोपखाने की टुकड़ी का जो नेतृत्व है वो इब्राहिम खां गर्दी ने किया था, बिल्कुल सही बात है। और इब्राहिम खां गर्दी ने ये जो सेना तैयार करी थी, ये सेना यूरोपीय पद्धति के अनुसार तैयार करी थी, यूरोपीय पद्धति के अनुसार। यूरोपीय पद्धति का मतलब है यूरोपीय स्टाइल में, यूरोपियन स्टाइल में जो है इन्होंने अपनी आर्मी को तैयार किया था, और जो पैदल सेना है और जो तोपखाने की टुकड़ी है वो उसी अनुसार लगाई गई थी, ट्रेडिशनल वे में नहीं थी। विश्वास राव, सदाशिवराव भाऊ और 28,000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए। बिल्कुल सही बात है, इस युद्ध में बहुत नुकसान हुआ मराठों का, और जो नवाब साहब थे, या यूं कह सकते हैं नवाब ना कहना पड़ेगा, यहाँ पे पेशवा कहना पड़ेगा, पेशवा को गुप्त रूप से संदेश भेजा गया, और पेशवा को जो गुप्त रूप से संदेश भेजा गया उसमें लिखा गया कि पेशवा जी, युद्ध में हमारे 2 मोती, 22 सोने की मोहरें और न जाने कितने चांदी और तांबे के सिक्के जो हैं वो बर्बाद हो गए या खराब हो गए। तो यहां पर 2 मोती का मतलब यही है, ये 2 मोती हैं, ये परिवार के लोग हैं, सदाशिवराव और विश्वासराव, ये दोनों मारे गए, तो ये दोनों नाम हो गए ये 2 मोती के। इसके अलावा 2200 सोने की या 22 सोने की मोहरें जो है वो खराब हुई। 22 सोने की मोहरें का मतलब हो गया 22 बड़े सेनापति थे जिनकी हत्या हो गई थी, बड़े सेनापति, और लगभग 28,000 छोटे मोटे जो सैनिक या जो अन्य सैनिक थे वो मारे गए थे। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, बहुत बड़ा। एक तरीके से पूरी की पूरी मराठा शक्ति को भयानक तरीके का धक्का लगा। अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत हुई, पर क्या अहमद शाह अब्दाली ने इतने बड़े मराठा साम्राज्य को जीतने के पश्चात क्या अपनी सत्ता को यहां पर फिर से कायम कर लिया? तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के क्या कारण थे?
आखिर इतनी बड़ी मराठा शक्ति आखिर इन अब्दालियों से क्यों हार गई, या क्यों कह सकते हैं इन अफगानियों से क्यों हार गई, उसके क्या रीजन हो सकते हैं? तो पहला रीजन लिखा है, मराठों ने राजपूताना के राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। तो जब बालाजी बाजीराव जब पेशवा बने तो उन्होंने तेजी से साम्राज्य विस्तार किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि जहां जहां वो जीतते चले गए वहां वहां के राजनीतिक मामलों में भी उन्होंने हस्तक्षेप किया, कई जगहों से नजराने लिए गए। तो जब राजपूताना राज्यों में के इंटरनल मैटर्स में उन्होंने इंटरफेयर किया तो राजपूताना राज्य जो है वो मराठों से नाराज हो गए, और इस नाराजगी का कारण यह हुआ कि जब अफगानियों ने इनके ऊपर हमला करने का प्लान बनाया, हालांकि पहले तो अफगानियों को इन्होंने हरा भी दिया था, लेकिन यही अफगानी बदला लेने के लिए दोबारा से आए थे। दोबारा से बदला लेने के लिए आपको पानीपत का तृतीय युद्ध देखने को मिलता है। तो उस समय राजपूतों ने इनका साथ नहीं दिया, क्योंकि आपने उनसे संबंध खराब कर लिए थे। पंजाब में मराठों की कार्रवाइयों ने सिख प्रधानों को भी नाराज कर दिया, क्योंकि इनको भी हरा करके बहुत सारे नजराने इनसे लिए गए और उनके ऊपर कर आरोपित किए गए। तो सिख जो राजा थे, सिख जो प्रधान थे, वो भी इनसे नाराज रहे। और बड़े मराठा सेनापति आपस में भी झगड़ा किया करते थे, पेशवाई को लेकर के, राजशाही को लेकर के इनके आपस में भी बहुत झगड़े होते थे, इसलिए वो आंतरिक रूप से भी संगठित नहीं हो सके। और इन सब का मिला जुला परिणाम यह हुआ कि मराठों की जो शक्ति है वो उत्तरी पूर्वी जो राज्य हुआ करते थे उनकी सहायता प्राप्त नहीं कर सकी। और जब वो उत्तरी पूर्वी राज्यों की सहायता प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि अफगानों का आक्रमण उत्तरी पश्चिमी जो प्रांत है वहां से इन्होंने आक्रमण किया, और उत्तरी पश्चिमी जो प्रांत हुआ करते थे उनकी सहायता ये नहीं ले पाए, और इसी कारण से इनकी हार हुई। तो ये एक हार का इंपॉर्टेंट रीजन आपको समझ में आना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की तरफ की बात की जाएगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें सारे कारण जो दिए गए हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध जो हुआ इसके परिणाम क्या हुए? तो पानीपत के तृतीय युद्ध का परिणाम भी हमें समझना पड़ेगा। देखिए पानीपत पे कितना चीजें वहां पर कवर की गई हैं किताब में, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्रम से सारे प्रश्नों को मैंने उठाया है। हालांकि यहां से हम दूसरे प्रश्न भी बना सकते थे, इतिहास में पानीपत के अन्य परिणामों को भी हम यहां पर चर्चा में ला सकते थे, लेकिन क्योंकि हम बुक के रेफरेंस में चल रहे हैं तो वो कारण को हम उठाएंगे जिन कारणों को इंगित किया गया है आपके ये जो किताब है मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, विपिन चंद्रा जी की जो किताब है उसमें जिस प्रकार से समझाया गया है उसी भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरी बात मैं आप लोगों को एक और बता देना चाहता हूं कि यहां पे जो प्रश्न लिखे गए हैं तो इन प्रश्नों की भाषा भी वही है जो किताब में इनके लिए समझाने की भाषा लिखी गई है। अब इसमें से कोई ये मत सोचिए कि सर ये हमारे राजा हैं तो इनके लिए आप सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। इसमें सम्मानजनक और अपमानजनक जैसी कोई चीज नहीं है। जैसे अहमद शाह अब्दाली है तो उसके लिए उसने शब्द प्रयोग कर दिया या उस शब्द प्रयोग कर दिया, तो किसी को ये ना लगे कि अहमद शाह अब्दाली के लिए आप मतलब वो रहे हैं तो आप उनके लिए उनके शब्द का इस्तेमाल करिए, या राजा रणजीत सिंह है तो आप उसके लिए क्यों बोल रहे हैं, उनके लिए बोलिए। जिस तरीके की भाषा किताब में इस्तेमाल की गई है उसी प्रकार की भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इसलिए आप इन सब मैटर से बिल्कुल अलग हट करके जैसा प्रश्न को समझाया जा रहा है वैसा समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मराठों की हार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में सत्ता मजबूत करने का मौका दिया। बिल्कुल सही बात है। पानीपत का जो ये तृतीय युद्ध हुआ इसका परिणाम में एक ये परिणाम बिल्कुल सही है। मराठों की जब हार हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल गया पैर फैलाने का, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दो शक्तियां ही ऐसी थीं जिनसे दो हाथ करने में इनको भय महसूस होता था या आंतरिक भय था, और वो दो शक्तियां राजपूताना राज्य और मराठा राज्य थे। मराठा यहां स्वयं समाप्त हो रहे थे और अंग्रेजों के लिए तमाशे की तरह ये रह गया ये पूरा का पूरा युद्ध। इसके बाद इसका लाभ जो है वो अंग्रेजों ने उठाया है और उनको अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को फैलाने का पूरा मौका मिला दक्षिण भारत की ओर भी। तो ये इस हार का एक परिणाम तो हमको देखने को मिलता है। दूसरा, युद्ध के पश्चात भी यह तय नहीं किया जा सका कि भारत पर कौन राज करेगा। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? उसका रीजन यह है कि युद्ध में हारे कौन? मराठे, और जीता कौन? अफगानी। अफगानी जीते, लेकिन अफगान भी जीतने के बाद अपने जीते गए राज्यों पर कमांड नहीं कर सके। इसका एक उदाहरण है पंजाब। और अहमद शाह अब्दाली यहां पर
अपने जीते हुए राज्यों के गवर्नर से अपॉइंट करके वापस चला गया था। तो जो शक्तियां थी वो फिर से सुदृढ़ नहीं रह सकी और बट गई। तो आखिरकार अहमद शाह अब्दाली जीत करके भी क्या जीता, केवल लूटपाट किया उसने और कुछ नहीं जीत पाया। अब वो राज्य भी हार चुके हैं, मराठा को पुनः सुदृढ़ होना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में सैन्य हानि हुई है मराठों की, तो इनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट होने में बहुत समय लगेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हारा वो तो हारा ही, पर जो जीता उसने भी कुछ नहीं पाया। तो ये तय नहीं हो पाया कि भारत पर राज कौन करेगा। तो अब एक तरीके से इतनी बड़ी शक्ति खाली हुई तो ये किसके पास आएगी, ये तो घात लगाए बैठे ही हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें फायदा मिला होगा। अब आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी कह सकते हैं कि युद्ध के पश्चात भले ही ये तय नहीं किया सका कि भारत पर कौन राज करेगा, ये भले ही तय नहीं हो पाया, लेकिन इस युद्ध से यह जरूर तय हो गया कि भारत पे कौन राज नहीं कर पाएगा। उसमें एक आंसर अफगान हुए और दूसरे आंसर मराठा हुए, यानी मराठा, अफगान, अवध, बंगाल, राजपूताना ये भारत पे राज्य नहीं कर सकते थे। ये इस युद्ध के परिणाम हुए। तो कौन राज करेगा ये तो फिक्स नहीं हुआ, लेकिन कौन नहीं राज करेगा ये जरूर तय हो गया। ये बड़ी अच्छी बात थी जो इतिहास में आपको घुमा फिरा के देखने को मिलती है। अफगानों को कोई युद्ध से फायदा नहीं हुआ क्योंकि पंजाब को, ये मैंने आपको बता ही दिया, यही उदाहरण ये आपके इस ऑप्शन में लिखा ही हुआ है, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि युद्ध के ये परिणाम जो लिखे हैं तीन के तीनों सही है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो अगले प्रश्न में पूछा गया है पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद। तो पानीपत के तृतीय युद्ध की स्थिति तक हमने सारी चीजें समझ ली। अब हम समझेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद, यानी 1761 में माधवराव पेशवा बना है और माधवराव भी नाबालिग है, मात्र 11 वर्ष का है, ये मात्र 11 वर्ष का पेशवा है, लेकिन अपार शक्ति है इसके पास में। और आपने देखा कि मराठे जो हैं वो तृतीय पानीपत के युद्ध के बाद कितनी बुरी तरीके से उनकी सैन्य शक्ति को नुकसान पहुंचा। उसके बाद भी जैसे एक प्रचंड शक्ति के तौर पर ये माधवराव जो है, इन्होंने मराठों को एकत्रित किया और लिखा है उसके द्वारा मराठा साम्राज्य को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए कौन कौन से कार्य करने पड़े। तो उसने बहुत सारे कार्य किए, जैसे हैदराबाद के जो निजाम है उनको हराया, और न सिर्फ इतना ही, पड़ोसी मैसूर राज्य के जो शक्तिशाली राजा उस समय हुआ करते थे, राजा तो नहीं थे, सामंत थे, जो कि काफी बड़े पद पर पहुंच गए थे, हैदर अली, उन हैदर अली को भी मजबूर किया कि नजराना पेश किया जाए हमारे दरबार में। मतलब इनसे चुंगी लिया करते थे। नजराने का मतलब हो गया कि आपका राज्य आपको दिया जरूर है लेकिन आप स्वतंत्र नहीं है हमसे, आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देते थे। रुहेलों को भी इन्होंने हराया। इसके अलावा राजपूत राज्यों और जाट सरदारों को भी अपने अधीन कर लिया और इससे उत्तर भारत पर मराठों की शक्ति फिर से कायम हो गई। मराठों की शक्ति जो है वो फिर से कायम हो गई उत्तर भारत पर। और इतना ही नहीं, मुगल राजा को फिर से इन्होंने गद्दी प्रदान करी और मुगल जो है इनके नेतृत्व में गद्दी संभालने लगे। और इतना ही नहीं, मुगलों ने भी इनके साम्राज्य में, अर्थात माधवराव पेशवा के समय में, माधवराव पेशवा के द्वारा तय की गई पेंशन पर मुगल राजा जो है वो मुगल शाही चलाते थे। तो एक तरीके से केंद्रीय सत्ता जो उस समय मुगलों की थी उसको भी कहीं ना कहीं कमांड कर लिया। और ऐसा महसूस होने लगा कि पूरे भारत में एक बार फिर से मराठा शक्ति उठ खड़ी हुई है। तो तृतीय जो पानीपत का युद्ध हुआ उसकी भरपाई बहुत तेजी से किन्होंने करी है, माधवराव पेशवा ने करी है। तो इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट सही है, तीन के तीनों, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनको कौन कौन से कार्य करने पड़े, तो इनको ये तीनों कार्य करने पड़े। ये भी इन्होंने किया, ये भी इन्होंने किया और ये भी इन्होंने किया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों की श्रृंखला में जो चीज मैंने आपको समझाई है, आशा करते हैं ये आप सबको समझ में आए होंगे। स्टडी IQ PCS चैनल पे अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप तेजी से अपने मोबाइल पे जाइए या फिर आप डेस्कटॉप पे यूज करते हैं तो वहां जाइए, स्टडी IQ PCS चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। ठीक है, किसी भी प्रकार के आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको दूं। साथ ही साथ आप स्टडी IQ के साथ बने रहिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा
फिर कल मुलाकात करेंगे इसी तरीके के एक शानदार सेशन और प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।